अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना जो चैप्टर नंबर 3 है प्योर सब्सटेंस उसको स्टार्ट कर रहे होंगे। अब देखें, सबसे पहले तो अपने ध्यान में एक चीज रखें कि ये जो पीडीएफ हमारे पास ये जो चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस का, इसमें हम क्या पढ़ रहे होंगे? इसमें हम ये पढ़ रहे होंगे कि जो प्योर सब्सटेंसेज होंगे उनकी प्रॉपर्टीज से कैसे डील करना है। मतलब कि हमें कुछ चीजें गिवन होंगी और हमें उसकी कुछ प्रॉपर्टीज फाइंड करनी होंगी, ठीक है। और वो जो प्रॉपर्टीज फाइंड करेंगे वो प्रॉपर्टी टेबल्स होंगे हमारे पास, उसके जरिए फाइंड कर रहे होंगे, ठीक है। आपको प्रॉपर्टी टेबल्स का यूज करना आना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। मेन मकसद जो है ना वो हमारा प्रॉपर्टी टेबल्स है। तो अभी हम जितनी भी थ्योरी पढ़ेंगे ना वो प्रॉपर्टी टेबल्स को समझने के लिए ही पढ़ेंगे, सही है। अब देखें, सबसे पहले तो आप प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, सही है। तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन है वो प्योर सब्सटेंस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मेरे पास पानी है, ठीक है। अब देखिए पानी जो है ना, पानी एक प्योर सब्सटेंस है। अगर मैं उसके साथ ऑयल मिला दूं तो ये मैंने एक दो सब्सटेंस शामिल कर दिए, सही है। तो मतलब कि अब ये प्योर सब्सटेंस रहा नहीं, वो एक अकेला सब्सटेंस होना चाहिए, उसकी एक अपनी केमिकल कॉम्पोजिशन होनी चाहिए। मतलब कि मैं यहाँ पे स्टेट की बात नहीं कर रही। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो है ना बर्फ हो, सही है। जब हम बर्फ को फ्रिज से निकालते हैं तो क्या होता है, जब वो पिघल रही होती है तो अंदर उसके थोड़ा थोड़ा पानी आना शुरू हो जाता है और बर्फ भी होता है, पानी भी होता है, दोनों मिला के होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको बोले कि भाई ये प्योर नहीं है, ये प्योर ही है, क्योंकि ये दोनों पानी और बर्फ ये दोनों वाटर की ही टाइप है, सही है। तो आपने हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है कि स्टेट की बात नहीं करते प्योर में एक केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। पानी की एक H2O है ना पानी की कॉम्पोजिशन, सही है। तो इस तरीके से कंपोज हुआ है वो। देखिए इसी तरीके से पानी और स्टीम की बात करें तो हमारे पास दोनों स्टेट हैं, ठीक है, अलग अलग सब्सटेंस नहीं है, दोनों अलग अलग स्टेट हैं। तो हम इसको प्योर सब्सटेंस ही कहेंगे। असल में हम इन्हीं चीजों से डील कर रहे होंगे। पूरे पीडीएफ में आप यही पढ़ रहे होंगे, आइस, स्टीम, वाटर, ठीक है। तो इसको अपने ध्यान में रखें कि ये प्योर सब्सटेंस में आता है, ठीक है। गैसेस जितनी भी हमारे पास वो प्योर सब्सटेंस है। और अगर आप गैसेस को गैसेस में ही शामिल करके कोई एक केमिकल कॉम्पोजिशन बना दें, फॉर एग्जाम्पल एयर की एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है जिसमें 71% नाइट्रोजन है, 20 या 21% ऑक्सीजन है, तो एक केमिकल कॉम्पोजिशन फिक्स्ड है। तो एयर भी मेरे पास एक प्योर सब्सटेंस ही कहलाएगा, सही है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से प्योर सब्सटेंस नहीं है। अगर हम ये बात करें तो भाई ऑयल एक अलग कॉम्पोजिशन है, पानी एक अलग कॉम्पोजिशन है। आपने दोनों को मिला दिया, ये प्योर नहीं है, ठीक है। दोनों अलग अलग सब्सटेंस थे। आपने हवा को पानी में मिला दिया, हवा एक अलग कॉम्पोजिशन थी, पानी एक अलग था ना। तो दोनों की स्टेट मिल रही है, एक गैस है एक लिक्विड, और कॉम्पोजिशन भी दोनों की अलग अलग थी, ठीक है। अगर आपने स्टीम में कुछ इम्प्योरिटीज मिला दी, दूसरी गैसेज शामिल कर दी, बेशक वो दोनों आपस में गैसेज हों मगर फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन होनी चाहिए, सही है। तो ये हमारे पास प्योर सब्सटेंस है। अब देखिए प्योर सब्सटेंस में हमारे पास फेजेस होते हैं, जैसा कि हमने बात की आइस, पानी, स्टीम, ठीक है। तो ये हमारे पास फेजेस कहलाते हैं जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। अभी तक हमने ये पढ़ा है, सही है। मगर आज के बाद से आप लोग बीएमई में आप सीखेंगे कि फेजेस में सिर्फ इतनी ही बात नहीं होती, सॉलिड, लिक्विड और गैस पर ही बात खत्म नहीं होती। फेजेस में और भी बहुत डीप चीजें होती हैं जो हमें समझनी पड़ती है। और अगर अभी आपको फेजेस समझ आएंगे जब भी आपको टेबल समझ आएगा, ठीक है। तो आपने अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना अभी के लिए वो फेज समझना है, सही है। ये फेज बिल्कुल सही से समझें। अब देखिए होता क्या है, आपके पास दो तरीके के ग्राफ होते हैं, ठीक है। एक होता है जिसमें आप वर्टिकल में ना पी रखो या तो प्रेशर रखो, और एक होता है या तो वर्टिकल में आप टी रखो और यहाँ पर ना कोई भी प्रॉपर्टी आ जाती है। प्रॉपर्टी में क्या होता है भाई, आपका वो वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है। वॉल्यूम के अलावा आपकी इंथैल्पी हो सकती है, इंटरनल एनर्जी हो सकती है। अभी टेबल के अंदर हम लोग देख लेंगे कि कितनी प्रॉपर्टीज तक ही बात घूमी रहेगी पूरी पीडीएफ के अंदर, ठीक है। उसके अलावा आपने कुछ नहीं देखना कि इसके अलावा भी कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे आ सकती है, सही है। सिंपल बस एक चीज ध्यान में रखनी है, वर्टिकल में या तो प्रेशर आएगा या तो टेम्परेचर आएगा इस पूरे चैप्टर के अंदर। इसके अलावा आप कोई और बात नहीं करेंगे, सही है। प्रेशर अगर हो और प्रेशर का हमारे पास ऐसा ग्राफ बने ना, ऐसा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है इस ग्राफ में, ये बात ध्यान में रखें। टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब कि आप इस पॉइंट पे देख लो, इस पॉइंट पे देख लो या इस पॉइंट पे देख लो, अगर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होगा, सही है। इसी तरीके से अगर मेरे पास इस तरीके का हो तो आपके पास क्या होता है भाई, आपके पास प्रेशर कांस्टेंट होता है,
सही है, यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी आ जाती है हॉरिजॉन्टल में। बस ये कुछ बातें नहीं, अभी के लिए इतना समझ लें, ये आगे जाके अभी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। सही है, अब देखें अच्छा एक चीज, टी यहाँ पर कांस्टेंट होगा। अगर मैं यही आइसो, ये जो है ना, मैं अगर इसको बोलूं एक अभी हम ये आगे पढ़ लेते हैं इसको क्या बोलते हैं, मगर उसके लिए मैं पहले ये आपको बताऊं कि अगर मैं एक ऐसी लाइन नीचे बना दूं ना, तो इस लाइन का और इस लाइन का टेम्परेचर अलग अलग होगा। सही है, ये अभी आगे आपको सही से समझ आएगा, मगर ये एक बेसिक चीज है। अभी भी अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है, हम फेजेस से फिर से स्टार्ट करते हैं। सही है, अब देखें होगा क्या। आपके पास फेजेस होते हैं, आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप अभी के लिए सोच लेंगे टेम्परेचर की वैल्यूज है मेरे पास डिफरेंट, और यहाँ पर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जो कि मेरे पास क्या है, स्पेसिफिक है। अब आपको स्पेसिफिक और जो मेन प्रॉपर्टी होती है उसके दरमियान का फर्क बहुत क्लियरली समझ आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको यही फर्क समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये बहुत ही बेसिक सी जो है ना वो मतलब मसला है। ठीक है, तो आपको ये चीज न्यूमेरिकल में बहुत मसला करेगी अगर आपको यही नहीं हो रहा। देखिए, आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि छोटा जहां पर भी लिखा हुआ है ना वो स्पेसिफिक है। सही है, और जहां पर भी बड़ा V लिखा हुआ है या बड़ा H लिखा हुआ है या बड़ा U लिखा हुआ है तो उसका मतलब है मेरे पास वो प्रॉपर्टी वॉल्यूम है। ठीक है, और ये जो मेरे पास इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम है। स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि छोटा V, ठीक है, बराबर होता है मेरे पास बड़ा V अपॉन M के। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये होता है कि मैं पर मास देख रही होती हूँ चीजें। सही है, तो यहाँ पे हमेशा स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हुआ करेगी। सही है, अब देखें आपने फेजेस समझने हैं। फेजेस में मैं आपको अगर एक बात करूं, बात यह है कि हम एक पानी की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैंने एक पानी रखा है गर्म होने के लिए, मैं चाह रही हूं कि वो मेरे पास क्या बन जाए, वो मेरे पास बन जाए एक स्टीम बन जाए। ठीक है, गैस बन जाए, हम ये चाह रहे हैं। अब होगा क्या, आपने जैसे ही पानी को गर्म होने के लिए रखा है तो वो सबसे पहले पानी है। ठीक है, सबसे पहले तो पानी है। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा कि अब वो पानी तो है मगर उस पॉइंट के फौरन बाद वो गैस बनना शुरू हो जाएगा। सही है, इस बात को ना जरा गौर से समझे। अभी मेरे पास एक पानी है, मैंने देगची में पानी रखा। सही है, अब मैं आपके एग्जाम्पल के लिए समझाती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होता है। सही है, इसका मतलब ये होता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेरा जो वाटर है वो बॉयल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि भाई 99.9 पर। ठीक है, ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए वैल्यूज कर रही हूँ, वैल्यूज पर डिपेंड नहीं होइएगा। 99.9 के बाद फौरन इसके बाद क्या होगा कि अब जो है ना बॉयल होना शुरू हो जाएगा पानी। तो वो जो 99.9 वाला जो लिक्विड है, सही है, वो मेरे पास एक स्टेट है। सही है, वो भी एक स्टेट है, ये चीज ध्यान में रखें। ये दूसरी स्टेट कह देते हैं हम इसको। सही है, मतलब कि अभी थोड़ा सा भी पानी, एक चुटकी पानी भी हमारे पास गैस नहीं बना है, अब इसके बाद एक चुटकी पानी गैस बनेगा। सही है, बहुत ही कम। अब क्या होगा, अब कुछ ऐसी स्टेट आएगी कि जिसमें आधा पानी होगा और आधा गैस होगी। आहिस्ता आहिस्ता बन रहा होता है ना, जैसे बर्फ होती है, बर्फ को आप पिघलने के लिए रखें तो उसमें थोड़ा पानी बनता है, फिर अंदर और पानी बनता है, फिर और पानी बनता है, एक बाहर भी कुछ पानी के ड्रॉप्स बर्फ में होते हैं जो पिघल रहे होते हैं, है ना। तो अचानक से तो ऐसा नहीं हुआ कि मैंने पानी 100 पर पूरा ही बॉयल होकर उड़ गया, नहीं, ऐसा तो नहीं होता। आधा आधा पानी जो है बॉयल हो रहा होता है, तो थोड़ा हुआ यहाँ पर, फिर थोड़ा हुआ, फिर थोड़ा हुआ, फिर थोड़ा हुआ, फिर थोड़ा हुआ, फिर थोड़ा हुआ। सही, इस तरीके से होता रहा। ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल तीसरी स्टेट है। सही है, अभी के लिए मैं आपको सिर्फ टर्मिनोलॉजी नहीं बता रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। सही है, अब एक पॉइंट आया कि जब मेरे पास सारा पानी जो है वो गैस बन चुका है, मेरे पास जो आखिरी कतरा था पानी का वो भी गैस बन गया। सही है, वो जो पॉइंट है वो मेरे पास चौथी स्टेट है। अब गैस बन गया मगर आपने उसको और गर्म कर रहे हैं, आप उसको और गर्म कर रहे हैं, तो इसके बाद गैस जो है वो कंटिन्यू रहेगी और वो उसके आगे और कुछ नहीं होगा। सही है, वो जो है उसका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, फिर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, अब उस गैस का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा मगर वो गैस अब और किसी चीज में कन्वर्ट नहीं होगी। सही है, तो अब सिंपल एक चीज देखें, मैंने सबसे पहली बात आपसे क्या की थी कि मैंने एक देगची में पानी रखा है, वो पानी ठंडा है। सही है, मैं ठंडा वो नहीं कह रही है, बिल्कुल यख पानी है, नॉर्मल पानी है, रूम टेम्परेचर का पानी है। तो वो जो रूम टेम्परेचर का पानी है 1 पर, उसे हम कहते हैं कंप्रेस्ड या सबकूल्ड लिक्विड। सही है, कंप्रेस्ड या फिर सबकूल्ड लिक्विड कहते हैं। ना तो उसने वेपराइज होना शुरू किया है, ना तो मैंने अभी उसको गर्म आंच पे रखा है, ना तो मैंने कुछ किया उसके साथ, वो एक नॉर्मल पानी है। सही है, अब क्या हुआ,
अब मैंने उसको जो है ना गरम टेम्परेचर उसका बढ़ाना शुरू कर दिया, यहाँ 1 पे नॉर्मल था। अब मैंने क्या किया, उस देगची को चूल्हे के ऊपर रख दिया है। 20 से यहाँ पे टेम्परेचर 30 हुआ, कुछ नहीं हुआ, 40 हुआ, कुछ नहीं हुआ, 50 हुआ, कुछ नहीं हुआ। पानी तो गर्म होना शुरू हुआ है, मगर पानी को हम सेंस कर सकते हैं कि गर्म हो रहा है, मगर स्टीम नहीं बनी अभी। सही है, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, एक वक्त आया वो 100 पे पहुंच गया। ये बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, ये बात हमें पता है। अब यहाँ से स्टेट 2 आ गई। स्टेट 2 की बात हमने क्या की थी, ये वो पॉइंट है कि जब आपके पास आखिरी जो कतरा है ना, आखिरी कतरा, सही है, एक भी कतरा जो है पूरे पानी का, एक भी कतरा अभी गैस नहीं बना है, अब इसके फौरन 1 सेकेंड बाद बनना शुरू हो जाएगा। सही है, तो सैचुरेटेड लिक्विड है ये स्टेट 2 पर। 2 पॉइंट पर देखें, 2 पॉइंट पर है सैचुरेटेड लिक्विड। 1 से लेके 2 तक ये पूरा पाथ हमारे पास कंप्रेस लिक्विड का कहलाता है, मगर सैचुरेटेड लिक्विड का पूरा पाथ नहीं है, ये सिर्फ एक पॉइंट है। मतलब छोटा सा, ये वो समझे कि छोटा सा टाइम पीरियड है, जिसके बाद बिल्कुल क्या होगा भाई, वो वेपराइज होना शुरू हो जाएगा, अबाउट टू वेपराइज। अब वो जो एक कतरा है, समझे पहला कतरा, अब क्या बनना शुरू होगा, गैस बनना शुरू होगा। सही है, अब क्या हुआ भाई, अब आपके पास पहला कतरा गैस बन गया, और आहिस्ता आहिस्ता 1 बना, 2 बना, तीसरा कतरा गैस बना, चौथा बना, 5वां बना, छठा बना, 7वां बना। तो ये है मेरे पास सी, जहां पे सैचुरेटेड और वेपर लिक्विड मिक्सचर कहते हैं इसे हम, ठीक है, VLM रीजन कह रहे होते हैं इसे हम, सैचुरेटेड और वेपर लिक्विड मिक्सचर। सही है, आप VLM का लफ्ज बार बार सुनेंगे, आप सैचुरेटेड मिक्सचर कह लें, मिक्सचर के नाम से ही जाहिर है, आपको मिक्सचर से ही पता चल जाना चाहिए इस स्टेट पर पानी और गैस का मिक्सचर है। सही है, मतलब कि लिक्विड और वेपर की फेज जो है वो को एग्जिस्ट है, मतलब एक साथ है यहाँ पे। सही है, आधा पानी आधा गैस, जिस तरह बर्फ के अंदर आधा पानी आधी बर्फ होती है। सही है, अब देखें, अब होगा क्या, मेरे पास ये पॉइंट आया, बिल्कुल इस पॉइंट पे जो आखिरी कतरा था मेरे पास वो गैस बन गया। अब इसे हम कहेंगे सैचुरेटेड वेपर। ये रहा चौथा पॉइंट, ये भी एक पॉइंट है। 2 से लेके 4 तक पूरा एक रीजन था, पूरा एक पाथ था, जब पूरा एक ही काम हो रहा था, मगर सैचुरेटेड वेपर पे कोई काम नहीं हुआ। सैचुरेटेड वेपर बस एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सारे कतरे पानी के गैस बन चुके हैं, अब उसमें एक भी कतरा ऐसा नहीं है कि जो मुझे गैस बनाना हो। सही है, अब क्या हुआ, अब मैंने उसका टेम्परेचर, अब एक बात यहाँ पे ध्यान में रखें, 100 बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे ही 101 होता है तो आपके पास बॉयल हो चुका होता है पानी। ठीक है, तो ये 100 पर पूरी बॉइलिंग हुई है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, ये बात ध्यान में रखिएगा, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ जो हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, मगर वो आपको वहां पे सही से समझ नहीं आया होगा, आपने समझ तो लिया होगा मगर आपको पता नहीं चला होगा कि बात क्या हो रही है, अब वो यहाँ पर समझ आएगी। सही है, अब देखिए होगा क्या, अब मैंने उसके बाद टेम्परेचर, मैंने कहा नहीं भाई मैं 100 पे नहीं रुक रही, मैंने 101 किया, 102, 3, 200, ठीक है। अब गैस को कुछ नहीं होगा, अब गैस क्या होगा, सिर्फ उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो जो गैस है अब वो और गर्म होगी, उसे हम कहेंगे सुपर हीटेड वेपर। सही है, अब वो कंडेंस नहीं हो रही, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उसको फौरन जो है ना उसका टेम्परेचर कम करूं तो वो लिक्विड आ जाए, नहीं, उसको टेम्परेचर कम करेंगे करेंगे वो वापस इन फेजेस से गुजर के आएगा वापस। सही है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। अब एक और बात मैं आपको बताती हूँ, हमने चैप्टर नंबर 1 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो कि था सेंसिबल हीट का और लैटेंट हीट का। सेंसिबल हीट वो हीट होती थी जो आप सेंस कर सकते हो, लैटेंट हीट वो हीट होती है जो आप सेंस नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए 1 से लेके 2 तक जब पानी गर्म हो रहा है तो पानी तो गर्म होगा मगर वो गैस नहीं बना होगा, ये आप सेंस कर सकते हो, हाथ लगाओ पानी गर्म है। सही है, यहाँ पर आप गैस, एक गर्म हवा अगर हम देखें ना उसको भी हम सेंस कर सकते हैं, मगर ये 2 से लेके 4 तक की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बीच में जो हीट रिलीज होगी या हीट गेन होगी वो आप सेंस नहीं कर सकते, वो लैटेंट हीट है। आपने एक सेंसिबल हीट पढ़ी थी जो कि 1 से लेके 2 तक, 4 से लेके 5 तक की थी, आपने एक पढ़ी 2 से लेके 4 तक की हीट जो कि लैटेंट हीट है, उसमें टेम्परेचर चेंज हुआ क्या, 100 पे टेम्परेचर चेंज हुआ, नहीं हुआ। और आपने लैटेंट हीट पढ़ते वक्त यही देखा था कि वहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता। सही है, तो लैटेंट हीट ये हीट होती है जो इस फेज में रिलीज होती है। सही है, ये अब हमने फेजेस समझ लिए। अब अगर आपको ये फेजेस यहाँ तक आपका सारा मामला सही चल रहा है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, हमें अब सारी चीजें सही समझ आएंगी। ठीक है, आगे टेबल जो है वो हम सही समझेंगे, क्योंकि असल चीज ना इन पांचों के दरमियान घूमेगी, आपने इन्हीं को देख के टेबल का अंदाजा लगाना है। अगर आप स्टेट ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, स्टेट आपको ये ग्राफ जो है ना, ग्राफ इसको हमेशा अपने जहन नशीन कर ले,
ठीक है, आपके ध्यान में ग्राफ होगा, आपको इतनी ये सब याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता होगा 1 पर क्या है, 2 पर क्या है, 4 पर क्या है, 5 पर क्या है। सही है। अब देखें यहाँ पे हम अब बात करते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर और प्रेशर की। इन्होंने वही पॉइंट्स यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा समझाए हुए हैं, मैं आपको बताती हूँ। सैचुरेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पर एक प्योर सब्सटेंस अपनी फेज को चेंज करता है। मतलब क्या है इस बात का, एक ग्राफ की बात करें अगर हम, सही है, मैंने यहाँ पे टी बनाया, मैंने यहाँ पे वी बनाया, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, सही है। इसका मेरे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ है, और मैंने एक और यहाँ पे ये बना दिया। अब ये जो है ना, ये इसका कांस्टेंट प्रेशर होगा, इसे हम कहते हैं आइसोबार, सही है। और ये जो है ना, ये वाली लाइन, इसका भी कांस्टेंट प्रेशर होगा, इसे भी हम कहते हैं आइसोबार, सही है। आइसोबार कहते हैं कांस्टेंट लाइन को। और अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, वो कैसे बनेगा भाई, अगर मैं ऐसे ही ग्राफ ऐसे बना दूं कि यहाँ पे वी हो जाए मेरे पास, यहाँ पे पी हो जाए, ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा भाई, ऐसा है और ऐसा है, ठीक है। तो आपने हमेशा याद रखनी है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं, इन दोनों लाइन के टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे, और इसे मैं कहूंगी आइसोथर्म, सही है। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे दोनों बातें की हुई है, सैचुरेशन टेम्परेचर की बात भी की हुई है, प्रेशर की बात भी की हुई है। कह रहे हैं सैचुरेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसमें एक प्योर सब्सटेंस जो है वो फेज चेंज करता है, सही है। हमने ये ऊपर ही पढ़ लिया, 100 पर फेज चेंज हुआ था। सैचुरेशन टेम्परेचर इधर का टेम्परेचर है, इधर का, इधर से लेके इधर तक का, और ये चेंज नहीं होता, सही है। ये पूरा आप सैचुरेशन टेम्परेचर कहते हो। ये टर्म समझनी बहुत जरूरी है। इसमें यहाँ से 3 कंक्लूजन निकाले, चाहे तो अपने पास लिख लें। सैचुरेशन टेम्परेचर सैचुरेटेड लिक्विड पर भी होगा, सैचुरेटेड वेपर पर भी होगा, और VLM रीजन पर भी होगा। ये बात यहाँ से कंक्लूजन निकलता है सैचुरेशन टेम्परेचर का, ठीक है। और प्रेशर हमेशा जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। प्रेशर यहाँ पे कंप्रेस में भी कांस्टेंट है, वही प्रेशर यहाँ पर भी है, वही प्रेशर यहाँ पर भी है, वही प्रेशर यहाँ पर भी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए बात करती हूँ। वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट P1 एटमॉस्फेयर। ये बात ये हुई है कि ये जो P है ना, यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर है, तो वाटर जो है ना वो 100 पर बॉयल होता है, सही है। अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो तब, सही है। अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो ये आइसोबार ऊपर चला गया, प्रेशर मैंने 4 कर दिया, टेम्परेचर भी चेंज होगा। हमने हमेशा से क्या पढ़ा है, 100 पर ही बॉयल होगा पानी, नहीं भाई ऐसा नहीं है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सही है। तो आपने क्या किया, सिंपल प्रेशर को बढ़ा दिया, अब उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है, आइसोबार ऊपर आ गया। अब बॉयल कब करेगा, वो इस स्टेट पर होना शुरू होगा ना बॉयल। आइसोबार को देखा करें, ये जो पॉइंट आता है इस पर बॉयल होना शुरू करता है, इस पूरे पॉइंट तक होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट। ये हमें कुछ बातें जो हमारे जहन में होनी चाहिए। इसी तरीके से सैचुरेशन प्रेशर को समझे, तो मैंने अब पी रखा है यहाँ पे ताकि मैं प्रेशर की बात कर सकूं, बढ़ाएंगे कितना प्रेशर है क्या है, और वी रखा है। अब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया हमने। अब ये जो मैंने बनाया ये आइसोथर्म है, यहाँ पे टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल 30 है, ठीक है। इस पूरे आइसोथर्म का टेम्परेचर 30 है, पूरे में टेम्परेचर सेम है, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 100 है, ये बात ध्यान में रखें। अब आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, तो अब आपको प्रेशर को चेंज करना पड़ेगा। प्रेशर को चेंज करेंगे तभी क्या होगा, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट हमें पता चलेगी। या तो आप टेम्परेचर चेंज करें या तो प्रेशर चेंज करें, तभी वाटर बॉयल हो जाएगा, सही है। अब अगर आपने टेम्परेचर को 100 रखा है तो वाटर कब बॉयल होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, सही है। तो वो जो 1 एटमॉस्फेरिक है ना, वो कहाँ का प्रेशर है, इधर से लेके इधर तक का पूरा, ये पूरा कांस्टेंट प्रेशर है यहाँ का। इधर बढ़ रहा था, इधर भी बढ़ रहा था। वर्टिकल लाइन को देखें ना, यहाँ 1 के बाद क्या होगा, 2 होगा, यहाँ पे 2 हो गया होगा, 3 4 5, यहाँ पे बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, इधर से इधर तक बढ़ रहा है, सही है। मगर बीच में क्या है, कांस्टेंट है, ये एक ही लाइन है। कैसे, ऊपर देख लें, ये एक ही ऐसे लाइन थी ना, सही है। अब देखें सिंपल क्या हुआ, यहाँ पे आपने प्रेशर जो है ये 1 एटमॉस्फेयर, इसको आप कहेंगे सैचुरेशन प्रेशर। ये पॉइंट भी अपने पास नोट कर लें। सैचुरेशन प्रेशर सैचुरेटेड लिक्विड का प्रेशर भी है, VLM रीजन का प्रेशर भी है, और कंप्रेस्ड ये जो आपके पास सैचुरेटेड वेपर है, इसका जो प्रेशर है ये भी है, सही है। यहाँ पर मैं दूसरा वो चेंज कर लेती हूँ ताकि हमें समझ आ जाए बात। मतलब के सैचुरेशन जो प्रेशर है वो यहाँ का प्रेशर भी है, इधर के बीच के किसी पॉइंट का भी है, और इधर का भी है। ये तीनों में हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड है, सैचुरेटेड वेपर है, VLM रीजन है। तो इन तीनों की बात करें, ये भी लिख लें, सही है। अब सिंपल क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल 30 हो हमने, तो हमने कहा नहीं भाई प्रेशर को भी कम करो,
तो फिर यहाँ पे 0.068 होगा इसका सैचुरेटेड प्रेशर। तो आपको सवाल में ना बताएंगे नहीं कि भाई ये जो हमने टेम्परेचर दिया है ना, ये टी सेट दिया है, सैचुरेटेड टेम्परेचर दिया है। आपको क्या पता, रीजन बताया हुआ, आपको कहा गया हो भाई VLM रीजन चल रहा है, तो आपके ध्यान में खुद आना चाहिए कि हाँ अब ये जो टेम्परेचर दिया है VLM रीजन में, ये मेरे पास कौन सा टेम्परेचर है, सैचुरेशन टेम्परेचर है। और आपके ध्यान में बातें खुद क्लिक करनी चाहिए, अगर मेरे पास सैचुरेटेड वेपर पे प्रेशर दिया हुआ है तो ये मेरे पास सैचुरेशन प्रेशर है। सही है। अब देखिए ये बातें भी हमें समझ आ गई बिल्कुल ठीक से। अब लेटेंट हीट मैं आपको बता चुकी हूँ, वो हीट होती थी जो हम लोग सेंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर भी इन्होंने यही लिखा हुआ है, ये लेटेंट हीट वो हीट है जो फेस चेंज प्रोसेस के दरमियान होती है। मतलब कि जो कब होती है, इधर ये ऐसे होता है, ये इस एरिया में होती है। ठीक है, तो ये लेटेंट हीट कहलाती है, चाहे वो एब्जॉर्ब हो या रिलीज हो। सही है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है भाई, ये हमारे पास होती है कि जब हम जो है ना प्योर सब्सटेंस को फ्रीज कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जब आइस और लिक्विड के दरमियान के मामलात हो रहे होते हैं तो उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब हो या रिलीज हो। इसी तरीके से जब लिक्विड और वेपर में आपस में अदला बदली हो रही होती है तो उसे वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है, लेटेंट हीट से हमारा इतना काम नहीं है, बस इसको एक कॉन्सेप्ट के लिए आप समझ लें। अब देखें, ये हमारे पास जो है प्रॉपर्टी डायग्राम है फेस चेंज प्रोसेस की, इसको थोड़ा सा समझे। मैंने क्या बात की थी कि हमेशा वर्टिकल पे टेम्परेचर या प्रेशर हुआ करेगा, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हुआ करेगी, और यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक प्रॉपर्टी V, छोटा v तो शो किया ही है, मगर आपको एक और चीज दिख रही है, मीटर क्यूब पर केजी। मीटर क्यूब क्या होता है, मेरे पास बड़ा वॉल्यूम होता है, अपॉन केजी मतलब के मास। सही है, तो छोटा v बराबर होता है बड़े V अपॉन m के। तो ये बात हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, मीटर क्यूब अपॉन केजी ये इसका यूनिट होगा। सही है। अब यहाँ पे ये डिफरेंट आइसोबार्स बने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ ना कुछ आइसोबार बने हुए, और यहाँ पे आपको एक ना प्रॉपर्टी समझाना चाह रहे हैं। उस प्रॉपर्टी को आपके जहन में रह रही है नहीं रह रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सारे मामला टेबल से ही देख रहे होंगे। मगर अभी के लिए जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि अगर मैंने टेम्परेचर और वॉल्यूम के जो ग्राफ है वो प्लॉट किया है, और मैंने उसमें दो डिफरेंट लाइन खींची है, एक ये लाइन खींची है, एक ये लाइन खींची है, तो आपके जहन में बार बार एक ही लफ्ज घूम रहा होगा आइसोबार का। आपने ये समझ लिया कि इन दोनों का प्रेशर सेम है। ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको शुरू में ही बताया, शुरू में क्या बताया कि भाई एक ये जो लाइन है, और अगर आप उसको ऊपर कर लें तो दोनों आइसोबार से प्रेशर डिफरेंट हो जाएंगे। आइसोबार में इसको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इस पॉइंट पर इनके प्रेशर सेम होंगे। इस पूरी लाइन में कहीं भी आप प्रेशर देख लो वही प्रेशर होगा। सही है, ये मेन मकसद है यहाँ के पॉइंट को समझाने का। इन्होंने यही बार बार बताया हुआ है। यहाँ पे 0.1 है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 0.1 हो गया, 0.01 से 0.1 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 8 हो गया। तो जैसे जैसे आपने आइसोबार को ऊपर बनाया, मतलब टेम्परेचर ऊपर किया, तो उसका प्रेशर भी ऊपर हो गया। सही है। अब यहाँ से ना एक और बात इन्होंने समझाई है, एक और बात इन्होंने ये समझाई है कि भाई आपके पास एक चीज एग्जिस्ट करती है जिसका नाम होता है क्रिटिकल पॉइंट, और ये शायद थ्योरी में आ जाए। ठीक है, आपको इतना इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। आम लफ्जों में आप ये कहो कि क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट है मेरे पास जब आपने किसी भी जो है ना किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ा दिया। ठीक है, और इतना बढ़ा दिया कि उसका VLM रीजन ही खत्म हो गया। ठीक है, मतलब कि इसको अगर आप आसान लफ्जों में देखो तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट में जो सैचुरेशन लिक्विड है और सैचुरेटेड वेपर है उसकी स्टेट सेम है। ठीक है, मतलब कि आपको यहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंट दिख रहा है सैचुरेटेड लिक्विड का, यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है मुझे, इधर एक पॉइंट दिख रहा है मुझे, इधर एक पॉइंट दिख रहा है, इधर पॉइंट दिख रहा है, इधर भी पॉइंट है, मगर यहाँ ये कर्व बन गया, इधर मुझे एक पॉइंट नहीं दिख रहा। तो इन्होंने कहा कि भाई प्रेशर और टेम्परेचर अगर आपने दोनों बहुत ज्यादा कर दिया तो मेरे पास पानी डायरेक्ट गैस बन जाएगा, और उसको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी ऐसा नहीं होगा कि वो फेस चेंजिंग प्रोसेस में हो, आधा पानी आधा जो है ना वो लिक्विड, वो फौरन बनेगा। सही है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट होता है। आप आसान लफ्जों में ये चीज याद करें, बस ये एक लाइन याद करें। थ्योरी आए तो ज्यादा लंबी नहीं करनी है हमने, BME की थ्योरी में हमें पॉइंट टू पॉइंट बात लिखनी पड़ती है। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ बातें समझाने की कोशिश की है, वो ये है कि आपने जितना ज्यादा प्रेशर को हाई किया उतना ज्यादा सैचुरेशन टेम्परेचर हाई हो गया। मतलब क्या है इस बात का, प्रेशर आपने हाई किया, इसमें प्रेशर कम था, ज्यादा था, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर मतलब इस लाइन का टेम्परेचर, यहाँ पे समझे कुछ और था। ठीक है, इधर का कुछ और है, इधर का कुछ और है,
तो जैसे आप प्रेशर बढ़ाते गए, ये टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर की बात कर रही हूँ मैंने, जो लाइन खींची है ये है सैचुरेशन टेम्परेचर, ये हमारे पास ज्यादा होता जाता है। ठीक है, इन्होंने और क्या बोला है, मोर इज स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड। ठीक है, जितना आप प्रेशर को बढ़ाओगे उतना ज्यादा स्पेसिफिक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा सैचुरेटेड लिक्विड का। सैचुरेटेड लिक्विड इस पॉइंट को कह रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम इतना था, फिर वॉल्यूम आगे आया, ये और बढ़ गया। ठीक है, फिर वॉल्यूम और आगे आया, ये और बढ़ गया, इधर ये देखें और बढ़ गया, इधर हॉरिजॉन्टल में बढ़ता जा रहा है, फिर ये और आगे आया, फिर ये और बढ़ गया। तो कुछ प्रॉपर्टीज है, इन्होंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये सारी चीजें समझाने की कोशिश की है। इस ग्राफ को अपने ध्यान में रखें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, आप इस ग्राफ को देखकर ही जवाब दें। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स अपने ध्यान में रख लें और समझ लेंगे इसका मतलब क्या है। लेस इज स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेशन वेपर। देखें अल्टीमेटली हो क्या रहा है, जैसे आप प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, तो सैचुरेटेड लिक्विड कोशिश कर रहा है कि वो आगे होए और सैचुरेटेड वेपर कोशिश कर रहा है कि वो पीछे होए, तभी वो एक पॉइंट पे क्रिटिकल होगा ना। ये पीछे आ रहा था पॉइंट, ये पीछे आ रहा था यहाँ वाले पॉइंट, और यहाँ वाले पॉइंट आगे हो रहे थे, तो एक वक्त पर हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। मतलब कि यहाँ वाले पॉइंट को यहाँ होना जरूरी है और इधर वाले पॉइंट को यहाँ होना जरूरी है। यहाँ पे मेरे पास पॉइंट कौन सा, सैचुरेटेड लिक्विड, यहाँ पे मेरे पास पॉइंट कौन सा, सैचुरेटेड वेपर। सही है, तो यहाँ पर इन्होंने यही बात की, सैचुरेटेड लिक्विड जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे वैसे बढ़ेगा, मगर सैचुरेटेड वेपर जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे वैसे कम होगा। सही है, तो ये इन्होंने बात यहाँ पे करने की कोशिश की है। अब देखिए ये भी हमें समझ आ गई ये दोनों बातें। इसको देख लें, आपने यहाँ पे एक टीवी का ग्राफ जो है वो प्लॉट किया हुआ है। यहाँ पे हमने सिंपल ये इस तरीके का जो है ना, अगर हम देखें 2 आइसोबार बनाए। ठीक है, ये एक आइसोबार है डॉटेड से जो शो किया हुआ है, ये एक आइसोबार है। सिंपल यहाँ पे इन्होंने कुछ वही प्रॉपर्टी समझाने की कोशिश की जिसकी हम बात करें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इस ग्राफ को सिंप्लीफाई करके बनाया ये इन्होंने नीचे। सही है, मतलब कि ये सारे पॉइंट्स मेरे पास होते थे, आप इस सारे पॉइंट्स को ना ज्वाइन कर लो। ये ऐसे, ये इन्होंने पता है कैसे बनाया, मैं इसको मिटा देती हूँ ताकि समझ आ जाए। ठीक है भाई, ये इरेज हो गया। और यहाँ से इन्होंने पता है क्या किया, इन्होंने ये सारे सैचुरेटेड लिक्विड के पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, ये यहाँ से मैं बना रही हूँ, बहुत ही मुश्किल से ज्वाइन हो रहे हैं। ये क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंचा, फिर इन्होंने यहाँ से सैचुरेटेड वेपर को सारे ज्वाइन कर दिया है। ये हुआ है यहाँ पे, ये इन्होंने ऐसा कर्व प्लॉट कर दिया है। ठीक है, तो आपको सबसे ऊपर एक क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा, ये इन्होंने सिंप्लीफाई करके बनाया है। बस आपको इतना अगर आपको ऊपर वाला समझ आ गया तो इसमें इतनी मुश्किल नहीं होगी। 2 इन्होंने प्रेशर बताया, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, फिर उन्होंने बताया यहाँ पे कांस्टेंट है मगर वो प्रेशर जो है वो P1 से बड़ा होगा, नीचे वाले से बड़ा होगा। और यही बात हमने यहाँ पे ऊपर देखी भी है, यहाँ का प्रेशर जो है वो ऊपर वाला है इससे बड़ा है। ठीक है, तो ये इन्होंने बात यहाँ पे बताने की कोशिश की है। फिर उन्होंने बताया कि एक वक्त ऐसा होता है जब मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है, जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बहुत ज्यादा हाई हो। ये मेरे पास सैचुरेटेड लिक्विड की लाइन है जिसमें हमने सारे सैचुरेशन के पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। ये सैचुरेटेड वेपर की लाइन है, बीच में VLM रीजन होगा, चाहे यहाँ हो कहीं भी हो। ठीक है, यहाँ पे कंप्रेस लिक्विड का रीजन है, हमने बात की है शुरू में। ये सारे रीजन कौन सा होता है, कंप्रेस होता है, ये पूरा कंप्रेस होता है। यहाँ पे सुपर हीटेड का रीजन है। ठीक है, ये बहुत ही आसान बातें हैं, हमें समझ आ गई हैं। ठीक है, अब देखें ये इन्होंने वही चीज प्लॉट किया। अच्छा, एक चीज मैंने आपको ऊपर नहीं बताई, मैं आपको समझाना चाह रही थी कि कर्व जो है ना वो इस तरीके से अगर ये है तो ये मेरे पास आइसो बार जो है वो इस तरीके से बनता है। मगर आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, जब आप आइसोथर्म बनाते हैं ना तो वो उल्टा बनता है। ठीक है, थोड़ा तो डिफरेंट होगा, आपको पहचानने में तो आए कि कौन सा PV है कौन सा TV है। तो ये उल्टा बनता है, ये बस आपने शेप ना याद रखनी है। ठीक है, शेप याद रखें बस आपके लिए, बाकी सारी चीजें सेम है। यहाँ पे कंप्रेस लिक्विड है हमारे पास, यहाँ पे टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर पूरा कांस्टेंट है, क्योंकि ये PV ग्राफ बनाया मैंने। ठीक है, यहाँ पे सिंपल टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये पूरा आइसोथर्म है, ये पूरा आइसोथर्म है। ठीक है, यहाँ पे कंप्रेस लिक्विड का रीजन है, ये VLM रीजन है। ये सारे पॉइंट को ज्वाइन किया, वही बात की है यहाँ पे। सही है, TV PV की प्रॉपर्टी डायग्राम आपको समझाने की कोशिश की थी। अब यहाँ से कंक्लूजन आपने क्या निकालना है, आपको ये सारी स्टेट तो समझ आ गई है, कंक्लूजन आपने इस डायग्राम का निकालना है। सही है, कि आपको इस अब तक के लेक्चर में आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि फेजेस कौन कौन से होते हैं, कौन सी जगह पे कौन सा फेज एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और आपने दोनों का PV और TV का ग्राफ, आपको उसकी शेप पता होनी चाहिए, आइसोबार कैसे बनता है और आइसोथर्म कैसे बनता है। अगर आपको अभी तक ये बातें पता है तो बिल्कुल सही चल रहा है मामला, बिल्कुल आगे जो है देखें। अब देखें यहाँ पे इन्होंने और भी कुछ बातें समझाने की कोशिश की है कि भाई
ऐसे सब्सटेंस जो कूल करो और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, सिकुड़ जाए, ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं और एक्सपैंड होने वालों की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये वाला जो रीजन है ना, ये पूरा, ये अभी हम ऊपर पढ़ के आए, ये इन्होंने वही प्लॉट किया, ये जो पूरा पहाड़ जैसा बना हुआ है ना, ये वही प्लॉट करने की कोशिश की इन्होंने। अब इन्होंने यहाँ पे ये बताया कि भाई यहाँ पे लिक्विड था, और ये बात हमने शुरू में ही देखी पीडीएफ के कि इधर लिक्विड होता है, ठीक है, ऊपर देखा ना, इधर लिक्विड है ना पहाड़ से पहले, ये देखिए पहाड़ से पहले क्या है, लिक्विड है। अभी हमने उसको ना हीट किया ना कुछ किया। अब इन्होंने बताया कि भाई लिक्विड से पहले की भी तो बात है, ऐसा थोड़ी है कि वो लिक्विड खुद ब खुद हवा से आया लिक्विड बन गया, नहीं, उन्होंने कहा पहले वो चीज सॉलिड थी, तो एक फेज ऐसा भी आया होगा जिसमें वो सॉलिड और लिक्विड दोनों हुआ करेगा। और ये बात तो मैं शुरू से कह रही हूँ, एक ऐसा फेज मैं आपको बता रही हूँ शुरू से। कौन सा फेज मैंने आपको बताया, आइस और पानी का। जब आइस आप बाहर पिघलने के लिए रखते हो तो आधा सॉलिड आधा लिक्विड होता है, तो ये बीच का वो फेज है, सही है। तो इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है बात, बात पूरी है, पूरी पिक्चर देखो, सही है। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि भाई ऐसा रीजन तो था, मगर उससे पहले तो वो बर्फ थी ना, जब वो जो है ना फ्रिज में ही थी, या जब आपने फौरन बाहर निकाली थी, फौरन तो पानी बनना शुरू नहीं हुआ, पहले उसने कुछ टेम्परेचर जो है, हीट जो है वो एब्जॉर्ब की, सही है, ये सब हुआ। तो सॉलिड पर है वो, फिर सॉलिड लिक्विड बना, फिर लिक्विड से ये बना, ये पूरा ग्राफ हमने देखा। फिर यहाँ पे एक क्रिटिकल पॉइंट भी था, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर प्रेशर बहुत हाई हो गया, तो वो एक पॉइंट ऐसा आया कि जो है ना फौरन मेरे पास लिक्विड जो है वो क्या बन गया, गैस बन गया, ठीक है। अब आपने एक और प्रोसेस पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कि कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो जो है ना क्या होता है भाई, फौरन से सॉलिड से वेपर बन जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो फिनाइल की गोलियां होती है ना, अगर आप उसको हीट करें तो वो लिक्विड में नहीं होती बल्कि वेपर पे बन जाती है। तो ये वो रीजन है, ये नीचे का, ये नीचे के रीजन से पता है क्या मुराद है, कि आपने उसका प्रेशर बहुत कम रखा है, टेम्परेचर भी बहुत कम है, सही है, मतलब आइसोथर्म कुछ यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, सॉरी मैंने उल्टा बनाया, ये ऐसे, ठीक है, आइसोथर्म कुछ यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब प्रेशर भी बहुत कम, टेम्परेचर भी बहुत कम, तो सॉलिड क्या होगा, डायरेक्ट वेपर में बदल जाएगा, ये यहाँ पे कहने का मकसद है, ठीक है। अब ऐसे सब्सटेंस जो कूल होने पर एक्सपेंड करते हैं, जैसे कि पानी है, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी ना थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब ये सिर्फ ग्राफ की हद तक आप समझ लें, ठीक है, ये आप लाइंस जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी कर दें, इनकी प्रॉपर्टीज ही कुछ ऐसी होती है कि ये जो है ना इस तरीके से चल रहा होता है, वॉल्यूम जो है वो जैसे जैसे आपका जो है ना टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो रहा होता है। अब अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि वॉल्यूम कम हो रहा है, ग्राफ की प्रॉपर्टी देख के बता रही हूँ मैं, सही है। तो यही ऊपर वाली चीज है, मगर ये किन सब्सटेंस के लिए, जो कूल होने पर एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। ये वैसे दोनों ग्राफ्स इतने जरूरी नहीं है, प्रॉपर्टी टेबल्स में हमारे पास इनका कोई काम नहीं है, सही है। तो समझ लें बस नॉलेज के लिए और थ्योरी के लिए अगर आपको समझना है। अब देखें, ऑन अ ट्रिपल लाइन ऑल थ्री फेजेस को एग्जिस्ट, मैंने अभी तक ये बताया कि मेरे पास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मेरे पास लिक्विड और पानी वो को एग्जिस्ट करता है, सॉरी लिक्विड और वेपर वो को एग्जिस्ट करते हैं, जिसे हम क्या कह रहे थे, क्रिटिकल पॉइंट कह रहे थे। मतलब मेरे पास आधा लिक्विड आधा पानी नहीं बना, बल्कि फौरन ही लिक्विड और पानी इस फेज पर एग्जिस्ट कर रहा है। एक ऐसा फेज भी होता है जिसमें लिक्विड, पानी और सॉलिड तीनों फेज को एग्जिस्ट करते हैं, वो ये रहा, ये ट्रिपल पॉइंट है। यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और हमारे पास जो वेपर है वो तीनों साथ में कोएग्जिस्ट करते हैं, मतलब क्रिटिकल पॉइंट का एडवांस वर्जन है, सही है। इसमें यह है कि भाई आपको बस ये बताने की कोशिश की है कि अगर आपने ट्रिपल लाइन से कम प्रेशर रखा तो सब्लिमेशन जो है वो हो जाएगी, और यही बात हमने यहाँ पे की थी। सब्लिमेशन कब होती है भाई, जब आपका प्रेशर बहुत कम हो, टेम्परेचर बहुत कम हो। प्रेशर की बात की भाई, टेम्परेचर भी कम होगा तो जाहिर सी बात है प्रेशर कम ही होगा, तो सब्लिमेशन हो जाएगी। ये बात इन्होंने इस ग्राफ के जरिए समझाई है। अब ये इन्होंने सारे ग्राफ का जो है ना एक कंक्लूजन निकाल लिया कि भाई अभी तक हमने ये पढ़ा है, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट पे जो टेम्परेचर है, सही है, पी टी का इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया है पूरी प्रॉपर्टी समझाने के लिए। यहाँ पे कोई इन्होंने एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं समझाई बल्कि स्टेट समझाना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो टी है उसे ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। इस टेम्परेचर पर क्या होगा, एक ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर भी होता है जब मेरे पास तीनों चीजें साथ होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर कहलाता है, सही है। अब देखिए ये हमारे पास हर प्योर सब्सटेंस की अपनी प्रॉपर्टी होती है, और यहाँ पे पानी की भी ये प्रॉपर्टी बताई हुई है कि पानी के लिए कौन सा टेम्परेचर होगा कि ये जो चीज एग्जिस्ट करेगी, सही है। यहाँ पे कुछ चीजें बताई हुई हैं, ये सिंपल नॉलेज के लिए पढ़ लें। अब देखें यहाँ से हम अगर देखें तो प्रॉपर्टीज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है इंथैल्पी, ठीक है। पूरा सिस्टम का जो हीट कंटेंट है वो इंथैल्पी है, इसको हमने PDF 1 में ठीक से देखा है, सही है। ये हमारे पास जो है ना H = U + PV,
ये एंथैल्पी है मेरे पास। यू क्या है मेरे पास? इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। पीवी में मेरे पास प्रेशर, वॉल्यूम। अब देखें यू प्लस का पीवी, अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिक की बात करूँ ना तो एच जो है वो छोटा एच हो जाएगा, यू प्लस का पीवी, यू भी छोटा वी यू हो जाएगा, क्योंकि यू खुद एक प्रॉपर्टी है। यू इंटरनल एनर्जी ये भी एक प्रॉपर्टी है, सही है। और ये स्पेसिफिक वॉल्यूम ये भी एक प्रॉपर्टी है। हमेशा याद रखें जो प्रॉपर्टीज होती है ना, इसी को हम इसमें देख रहे होंगे, स्पेसिफिक में देख रहे होंगे, सही है। प्रेशर जो है इसको, ये हम प्रेशर और टेम्परेचर को प्रॉपर्टी नहीं कह रहे, बल्कि ये हम खुद से चेंज करेंगे, ये सब्सटेंस की नहीं है, ये हमारे हाथ में, ठीक है। अब देखें, अब हमारा यहाँ से समझे मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। अभी तक अगर आपको लगता है कि अभी भी कुछ चीजें हैं, आप बोल रहे कि भाई मुझे ग्राफ समझ नहीं आया, ये सारी चीजें समझ नहीं आ रही, मुझे सिर्फ आया तो समझ आया कि फेस क्या होता है, बस मुझे इतनी बात पता चली है अभी तक, आपका कहना ये है, तो कोई बात नहीं। अब आपका मेन काम शुरू हो रहा है, यही आपका मेन काम है। इसी का ज्यादा जो है ना हमारे पास पेपर में कहने के भाई 50% जो है ना वो इस चीज पर जो है ना बेस कर रहा होता है। प्रॉपर्टी टेबल्स अगर आपके अच्छे हैं तो बीएमई अच्छी है, ठीक है। आगे के चैप्टर्स में आपको प्रॉपर्टी टेबल से बहुत काम आएगा। अब देखें, आपको सिंपल यहाँ पे सबसे पहले तो जो है ना ये समझना पड़ेगा कि हम कौन सी चीज को किस तरीके से डिनोट कर रहे हैं। एफ अगर मैं कहूंगी तो फ्लूइड या लिक्विड की बात कर रही हूँ, हमने ये बात पहले डिस्कस की हुई है। फ्लूइड का मतलब होता है गैस, ठीक है। फ्लूइड का मतलब गैस भी होता है या लिक्विड भी होता है, मगर यहाँ पर हम लोग फ्लूइड या लिक्विड एफ या उसको ही कह रहे हैं, लिक्विड को ही कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम वो बात नहीं कर रहे। जी जो है वो मेरे पास गैस या वेपर होगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आपने फ्लूइड कहीं पे लिखा हुआ है तो आप समझे कि भाई वो जी की बात हो रही है, नहीं, वो गैस जो है उसके लिए गैस या वेपर की बात ही करेंगे हम। एफ जी का मतलब ये है वो फेज जहां पर ये दोनों को एग्जिस्ट है। जी माइनस एफ मतलब के जी में से एफ को माइनस कर दो तो बीच वाला कुछ आएगा, है ना। तो एफ जी का मतलब ये बीच का हिस्सा। अब आपने अपने ध्यान में ना एक बात रखनी है, अभी हम जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, मैं इस वीडियो को ना दो या 3 वीडियोस बनेंगे, पीडीएफ थोड़ी लॉन्ग है। अब देखिए, आपने बस ना एक बात ध्यान में रखनी है, अभी हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें मेरे पास सिर्फ एक टेम्परेचर मौजूद होगा या एक प्रेशर मौजूद होगा, ठीक है। यहाँ पर हम टी की बात करते हैं या तो यहाँ पर या तो हम पी की बात करते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगी जिसमें मेरे पास एक टी मौजूद है, एक पी मौजूद है सवाल के अंदर। आपने इसके आगे की बात अभी देखनी नहीं है, 2 टी मौजूद हो 2 पी मौजूद हो, मुझे क्या करना है आपको नहीं पता, आप ध्यान में इतना रखो ही नहीं। आप बस इतना ध्यान में रखो कि भाई मेरे पास एक टी या एक पी मौजूद होगा, सही है। अभी के लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे पास 4 तरीके के टेबल हैं अभी के लिए। ये 4 टेबल आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आपका ज्यादा काम अभी नहीं है, सही है। A4 का टेबल हम कब यूज करते हैं? A4 का टेबल हम यूज करते हैं सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर स्टेट्स का लव यूज हुआ है यहाँ पे। स्टेट्स का मतलब ये है कि इस पर और इसके बीच में। और अभी मैं आपको ये बात बता दूं, अभी मैं बीच की बात भी नहीं करूंगी, अभी मैं सवालात में सिर्फ यहाँ की और यहाँ की बात करूंगी। अभी आप चीजों को कंफ्यूज करो ही नहीं, सही है। सब मिक्सअप हो जाते हैं तभी टेबल जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट होती है, ठीक है। आप अभी के लिए बस इतना समझे, मैं यहाँ की बात कर रही हूँ और यहाँ की बात कर रही हूँ, और ये बात भी मैं कब कर रही हूँ, सॉरी यहाँ पर ये बात भी मैं कब कर रही हूँ, जब एक टेम्परेचर या एक प्रेशर गिवन है, उसके आगे की बात मैंने नहीं की, ठीक है। अब सिंपल क्या हुआ, A4 का टेबल आप कब यूज करोगे? जब आपके पास टेम्परेचर गिवन होगा सवाल के अंदर और इन स्टेट्स में से, इन 2 स्टेट्स में से किसी की बात हो रही होगी। मगर मैंने आपको अभी पहले से बता दिया, स्टेट्स का मतलब ये बीच वाले के लिए भी यही टेबल यूज होता है, सही है। A5 की बात मैं कब करूंगी? A5 की बात मैं जब करूंगी जब मेरे पास यही स्टेट्स की बात हो रही है और मेरे पास P गिवन है। एक कंक्लूजन यहाँ पे अपने पास पेपर में नोट करें, पेपर में ये नोट करें कि सैचुरेटेड स्टेट्स के लिए A4 या A5 यूज होता है, ठीक है। एक बॉक्स में अपने पास लिखें सैचुरेटेड स्टेट्स, जिसमें ये 3 स्टेट्स आती हैं, लिक्विड, वेपर और VLM रीजन, इसके लिए A4 या A5 यूज होता है। आपने कोई और बात सोचनी नहीं है, अगर आपको स्टेट बता दी गई है तो या तो आप A4 पे जाओगे या तो A5 पर जाओगे। फिर उसके नीचे 2 बॉक्सेस बनाएं, एक चार्ट बनाएं, उन बॉक्स से बॉक्स निकालें। वो जो एक बॉक्स आपने बनाया जिसमें ये बात लिखी है, उसके नीचे 2 बॉक्सेस निकालें उससे, मतलब के आपने ये एक बॉक्स बनाया, आपने इसमें ये बात लिखी है कि अगर आपके पास सैचुरेटेड स्टेट्स गिवन है तो आप A4 या A5 की बात करोगे, इसके अलावा कोई बात नहीं करोगे। इससे एक बॉक्स निकालें और दूसरा बॉक्स निकालें। एक बॉक्स में ये लिखें कि अगर मेरे पास टेम्परेचर गिवन है तो मैं A4 की बात करूंगा या करूंगी, अगर मेरे पास प्रेशर गिवन है तो मैं A5 की बात करूंगा या करूंगी,
ठीक है, ये आप जो है ना अपने पास बॉक्स बना ले, ये बॉक्स आपके बहुत काम आने वाला है। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना पता है, ठीक है। अगर आपके पास ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन, ठीक है, सब कूल्ड वाटर है, तो आपने A7 यूज करना है। अब ये A6 पहले लिखा हुआ है, ये बाद में होता है रीजन, मगर ये A6 पहले लिखा हुआ है, तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना कहीं आप इसके लिए A6 ना यूज कर लिएगा, इसके लिए ही A6 यूज होगा, सही है। इसके लिए A7 यूज होगा सुपर हीटेड के लिए, ये वाले रीजन के लिए, मतलब सैचुरेटेड के बाद ये वाला जो पूरा रीजन है ये सुपर हीटेड होता है, इसके लिए आपने A6 यूज करना है। A6 और A7 की बात अभी हम लोग ज्यादा नहीं कर रहे, अभी मेन मकसद आप A4 और A5 को ही समझ लें, वही बहुत है, ठीक है। प्रॉपर्टी टेबल को हम थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हमें चीजें थोड़ी पता चले कि ये होते क्या है। देखिए आपके पास ना इस तरीके से टेबल्स गिवन है, वैसे तो आप ना यहाँ से भी पढ़ सकते हैं कि मुझे कौन सा टेबल किस चीज के लिए यूज करना है, ठीक है। आगे जाके जब आपको टेबल समझ आ जाएंगे तो आप यहीं से पढ़िएगा कि आपको क्या क्या चाहिए, आप कौन से टेबल पर जाओ, सही है। यहाँ पे A4 एक टेबल दिख रहा है मुझे और A5 दिख रहा है, सही है। सिंपल इन्होंने A4 लिखा हुआ है सैचुरेटेड वाटर टेम्परेचर टेबल। सैचुरेटेड वाटर में तीनों स्टेट्स आती हैं, सैचुरेटेड लिक्विड का लफ्ज यूज नहीं किया, सैचुरेटेड वेपर का लफ्ज यूज नहीं किया, BLM का वर्ड यूज नहीं किया, सैचुरेटेड मिक्सचर का वर्ड यूज नहीं किया, सैचुरेटेड वाटर का किया है। वाटर का मतलब उसमें सब स्टेट्स आ जाती हैं, कंप्रेस भी आ जाती है, सब आ जाती है, मगर सैचुरेटेड की बात की तो उसमें मेरे पास सिर्फ तीन ही बातें आती हैं, लिक्विड, वेपर या मिक्सचर, ठीक है। टेम्परेचर टेबल, सही है। और ये है प्रेशर टेबल। अब देख लेते हैं कैसे, मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ, A2 आ गया ये, हाँ। अब देखें ये मेरे पास A4 है, यहाँ पे मेरे पास टेम्परेचर की कुछ वैल्यूज गिवन है, ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज हैं ये सारी, ठीक है। A4 टेबल है, ये भी हमारे पास A4 है, सही है। दूसरे पेज पे भी देख लिएगा, दो पेजेस है तकरीबन इसके। और इसमें एक बात ध्यान में रखें कि ना आपको ना यहाँ पे सैचुरेटेड टेम्परेचर पर आपको कह सकते हैं सवाल में, भाई मुझे प्रेशर बताओ, कितने प्रेशर पे बनेगा पानी जो है ना वो गैस, तो आपने यहाँ से प्रेशर देखना है। 10 पर पूछे तो यहाँ से आप प्रेशर बता दोगे। आपसे पूछे भाई सैचुरेटेड लिक्विड का VF बताओ, मतलब मुझे स्पेसिफिक वॉल्यूम बताओ एट F, सही है। या आपको लफ्जों में कह सकते हैं मुझे बताओ भाई वॉल्यूम बताओ, स्पेसिफिक वॉल्यूम बताओ एट सैचुरेटेड लिक्विड, तो आप 10 पर जाओगे और ये बता दोगे। इसी तरीके से यहाँ पे VG लिखा हुआ है, VG मतलब के एट क्या होगा, एट सैचुरेटेड वेपर, मतलब के ये ऐसे बना हुआ है ना, ये मेरे पास सैचुरेटेड लिक्विड है, ये वेपर है, तो इन दोनों स्टेट्स का इन्होंने हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है। ये जो पॉइंट है, दो पॉइंट होते थे, सही है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बीच के रीजन का नहीं दिया हुआ, मतलब मुझे इन्होंने यहाँ के रीजन का नहीं दिया हुआ, ये बीच का जो रीजन है ना इधर का नहीं दिया हुआ, इसलिए मैं अभी यहाँ की बात कर भी नहीं रही, फुदूल में कंफ्यूजन क्रिएट होगी, सही है। अब देखें यहाँ पे इन्होंने एक प्रॉपर्टी कौन सी दी हुई है, प्रॉपर्टी को देख लें। स्पेसिफिक वॉल्यूम की प्रॉपर्टी हो सकती है, या तो आपको सवाल में पूछी जाए, या तो आपके पास इंटरनल एनर्जी हो सकता है, इसको यू से डिनोट करते हैं, या तो आपके पास इंथैल्पी की बात हो सकती है, या तो आपके पास एंट्रोपी की बात हो सकती है, VUHSS, ठीक है। ये सारे जो डिनोट हम कर रहे हैं इसको जो है ना याद रखें। अब ये हमने देख लिया है। अब यहाँ पे ना एक चीज देखें, स्पेसिफिक वॉल्यूम में तो मुझे VFG गिवन नहीं है, मगर यहाँ पे बीच का चीज गिवन है, ठीक है। तभी मैंने आपको पहले बता दिया कि बीच के लिए भी हम लोग यही टेबल्स यूज करते हैं, सही है। हम आगे देखेंगे और बातें। अब देखें यहाँ पे इन्होंने एक लीनियर इंटरपोलेशन का वर्ड यूज किया हुआ है। इसकी जरूरत मुझे कब पड़ेगी, इसकी जरूरत मुझे जब पड़ेगी जब मुझे कहा जाए कि भाई मुझे 12 टेम्परेचर पे प्रेशर बता दो सैचुरेटेड मिक्सचर का, सही है। तो मैं देखूंगी, मैं आई A4 पे बड़े मजे थे, मैंने कहा चलो भाई निकाल लो, आसान है। 10 देखा, 15 देखा, अरे भाई यहाँ तो 12 तो है ही नहीं, तो हमें इंटरपोलेशन करनी पड़ेगी 10 और 15 के दरमियान। जब करेंगे तो सही से समझ आएगा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग ये कर सकते हैं इजिली, सही है। यहाँ पे इन्होंने वही बात लिखी हुई है कि सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर के लिए A4 और A5 जो है वो हम यूज करेंगे। अब ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी टेबल की, इसको हम समझ लेते हैं। अब एक चीज ध्यान में रखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिजिड टैंक्स कंटेन 50 किलोग्राम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड वाटर। सबसे पहले जब आपको कोई भी ऐसी चीज दिखे, इसको अंडरलाइन कर लें अपने पास पहली फुर्सत में, सही है। अंडरलाइन क्यों करें, क्योंकि आपके पास ये फेज है, आपकी स्टेट बताई हुई है, और ये एक बहुत बड़ा डाटा है आपके सवाल में। जब भी आपको ये चीज बताई गई हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के सवाल में ये नहीं बताई जाएगी, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो जब भी ये चीज बताई हुई हो, ये आपके लिए समझे बहुत ज्यादा अच्छा है, सही है। तो आप अपने पास बराबर में लिख देंगे स्टेट कौन सी है आपके पास, सैचुरेटेड लिक्विड है, सही है। मतलब कि मेरे पास ये स्टेट है, ये वाली, सही है।
एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड। डाटा बना लिया करें सबसे पहले, टेम्परेचर कितना गिवन है भाई 90 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है। डिटरमिन प्रेशर इन द टैंक एंड वॉल्यूम ऑफ टैंक, आपको वॉल्यूम बताना है, सही है, और क्या बताना है, और आपको प्रेशर बताना है। अब यहाँ पे बात एक आती है कि भाई यहाँ पे हम स्पेसिफिक वॉल्यूम बताएं या फिर पूरे का पूरा एक वॉल्यूम बताएं। तो यहाँ पे ना रिजिड टैंक का वर्ड यूज हुआ है। रिजिड टैंक मतलब वो टैंक जो वो रिजिड है, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। आपने वो वॉल्यूम बताना है कि उस टैंक का वॉल्यूम कितना है। यहाँ पे अगर ये स्पेसिफिक वॉल्यूम मांगते ना तो स्पेसिफाई करते, सही है। ये वैसे तो ये रिजिड के लफ्ज से हमें पता चल जाएगा कि पर मास नहीं कहा गया, हमें पूरे टैंक का वॉल्यूम कहा गया, सही है। अब देखिए मुझे एक बात पता होनी चाहिए कि वो जो पूरे टैंक का वॉल्यूम है वो बड़ा V है, और मेरे पास प्रॉपर्टी टेबल के अंदर हमेशा स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ही मौजूद होती हैं, ये बात मुझे पता होनी चाहिए, सही है। तो वो जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है मैं वो निकालूंगी, छोटा V निकालूंगी, सही है। और छोटा V का हमने शुरू में ही फॉर्मूला पढ़ लिया था, छोटा V बराबर होता है बड़े V अपॉन M के, सही है। तो बड़ा V मेरे पास कैसा आएगा, मास मुझे गिवन है, मैं M को मल्टीप्लाई बाय V कर दूंगी, जो कि V मेरे पास प्रॉपर्टी टेबल से आया होगा, तो मेरे पास उस टैंक का वॉल्यूम आ जाएगा। ये हमारा जो है ना इस क्वेश्चन की समरी है, सही है। अब मुझे इन्होंने सैचुरेटेड लिक्विड बता दिया है, मैंने यहीं से स्पेसिफाई कर लिया, या तो मुझे A4 पे जाना है या तो मुझे A5 पे जाना है। अब मैंने सोचा कि भाई मैं A4 पे जाऊं या A5 पे जाऊं, तो मुझे पता चला कि मेरे पास यहाँ पे मौजूद क्या है, टेम्परेचर मौजूद है, तो मैं A4 पे जाऊंगी। अगर मेरे पास प्रेशर मौजूद होता तो मैं A5 पे जाती, ठीक है। तो आप सीधा सीधा आप कुछ नहीं करें, आप A4 पे पहुंच जाएं बिना कुछ सोचे समझे। ये दो बातें जब स्पेसिफाई हो गई, सही है। अब क्या हुआ भाई, अब हमें प्रेशर निकालना है, ठीक है। डिटरमिन प्रेशर इन द टैंक, आप सिंपल क्या करें, आपको टेम्परेचर कितना गिवन है यहाँ से देख लो 90 डिग्री सेंटीग्रेड, 90 पर जाएं, यहाँ पे 90 मेरे पास कहाँ है, ये रहा। कितना प्रेशर है भाई 70.183, आपने यहाँ पे लिख दिया 70 अब यहाँ पे ना पीडीएफ से थोड़ी सी वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही होंगी, आपने घबराने की जरूरत नहीं है, आप प्रॉपर्टी टेबल को लेके चले, जो है ना वैल्यू लिखी हुई उसको आप एज इट इज लिखें, सही है। प्रेशर आ गया, अब मुझे क्या चाहिए था भाई, वॉल्यूम भी चाहिए टैंक का, मगर मुझे पता है मेरे पास प्रॉपर्टी टेबल में स्पेसिफिक वॉल्यूम मौजूद होता है, मैं उसी टेम्परेचर पर स्पेसिफिक वॉल्यूम देख लेती हूँ, सही है। अच्छा, अब स्पेसिफिक वॉल्यूम मैं VF देखूं या VG देखूं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, सही है, क्योंकि दो तरीके के वॉल्यूम है। तो आपको ये पता होना चाहिए, शुरू में ही उन्होंने बता दिया आपको सैचुरेटेड लिक्विड है, ये जो VF है इसका मतलब है सैचुरेटेड लिक्विड, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, और ये है सैचुरेटेड वेपर। तो आपको ये वाला वॉल्यूम देखना है, आपने ये वाला वॉल्यूम जो है सिंपल यहाँ पे लिख दिया और इसको मल्टीप्लाई में मास कर दिया, क्यों, क्योंकि मुझे बड़ा V चाहिए, तो मेरे पास सिंपल क्या होगा, ये जो है ना बड़ा वाला V आ गया। इस तरीके से करके हमने जो है ना ये क्वेश्चन देख लिया है। अब हम ये वाला देख लेते हैं। हमारे पास मास है 200 ग्राम मास गिवन है, यहाँ पे स्टेट जो है वो सैचुरेटेड लिक्विड वाटर है। मुझे एक बात पता चल गई, मैं A4 पे जाऊंगी या A5 पे जाऊंगी, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर, अब मुझे प्रेशर गिवन है, तो अब मुझे कहाँ जाना होगा, अब मुझे A5 पर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे पास टेम्परेचर नहीं है बल्कि क्या है, प्रेशर है, सही है। डिटरमिन द वॉल्यूम चेंज एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी एडेड टू द वाटर, मुझे वॉल्यूम चेंज निकालना है और एनर्जी निकालनी है, कितनी एनर्जी ऐड की गई वाटर में। अब एनर्जी की बात होगी तो एंथैल्पी, हमारे पास टोटल एनर्जीज होती है उस पानी के अंदर, सारी जो एनर्जीज का सम होता है वो एंथैल्पी होती है, तो एंथैल्पी के लिए एनर्जी का लफ्ज भी यूज किया जा सकता है। अब वॉल्यूम चेंज निकालना है और एंथैल्पी निकालनी है। वॉल्यूम चेंज का मतलब क्या होता है, V2 माइनस V1, ठीक है, और एनर्जी का मतलब क्या होता है, H2 माइनस H1। अब ये H2 क्या है, H1 क्या है, ये सारी बातें कहाँ से आई, तो इसके लिए आप एक बात समझो कि इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने ये कहा है कि भाई आपके पास ना एक सैचुरेटेड लिक्विड है, मतलब ये है इज कंप्लीटली वेपराइज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, जो भी प्रेशर जो भी बात है, इन्होंने एक बात की, कंप्लीटली वेपराइज हो चुका है, वो यहां तक पहुंच चुका है। कह रहे हैं वॉल्यूम चेंज बताओ, इसके दरमियान का वॉल्यूम चेंज बताना है, तो इसको हम V1 कह देंगे, इसको हम V2 कह देंगे, सही है। इसी तरह इसको H1 कह दूंगी, इसको H2 कह दूंगी, मगर मैंने वॉल्यूम चेंज बताना है और अमाउंट ऑफ एनर्जी बतानी है, इन्होंने यहाँ पे कहीं भी स्पेसिफिक का लफ्ज यूज नहीं किया हुआ, तो हमें आखिर में क्या करना पड़ेगा भाई, हमें उसको जो है ना बड़ी वैल्यू, बड़े कैपिटल में जो है ना कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मेरे पास बड़ा V बराबर होता है, सॉरी छोटा V बराबर होता है बड़े V अपॉन M के, यहाँ से मैं मिटा देती हूँ, ठीक है। छोटा V मेरे पास बराबर है बड़ा V अपॉन M के, सही है। अब क्योंकि ये चेंज इन वॉल्यूम है, इसको चेंज कर देंगे तो बड़ा V बराबर हो जाएगा, वहां पे M इंटू V हो जाएगा, सही है, M इंटू
डेल्टा वी, इसको हमने डेल्टा वी करा तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, छोटा डेल्टा वी, सही है, छोटा डेल्टा वी बनाया। डेल्टा वी, बड़ा डेल्टा वी किसके बराबर हो जाएगा भाई, एम, ये हो जाएगा एम वी टू माइनस वी वन। डेल्टा वी का क्या मतलब होता है, यही होता है ना, वी टू माइनस वी वन, सही है। इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे यही सेम चीज हमने एंथैल्पी के साथ भी की है। अब देखिए सिंपल मुझे क्या होगा कि भाई मेरे पास यहाँ पे दो स्टेट की बात की गई है, अगर मैं गौर से देखूं, एक V1 है एक V2 है। यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड है, यहाँ पे सैचुरेटेड वेपर है। मिक्सचर बीच में, मिक्सचर की बात अभी मैंने शुरू ही नहीं की है, समझे, मिक्सचर का टेबल अभी हमने देखना ही शुरू नहीं किया, ठीक है। मुझे सबसे पहले प्रेशर गिवन है, मुझे पता चला मैं A5 पर जाऊंगी, ठीक है। A5 पर जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका क्या निकालना पड़ेगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, जो कि मेरे पास V2 होगा, सही है। अब मैं क्या निकालूंगी, देखें, अब मैं गई A5 पर, सिंपल मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास कांस्टेंट प्रेशर मौजूद है, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर मेरे पास कितना है, 100 किलो पास्कल। यहाँ पर मैं आई, ठीक है भाई, 100 की तरह ये रहा। अब मैं 100 में देखा भाई स्पेसिफिक वॉल्यूम की तो बात है, मगर यहाँ पे दो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, एक ये है एक ये है, कौन सा लूं। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया अभी, एम वी टू माइनस वी वन, ये रहा, ठीक है। एम तो देखिए सवाल में गिवन है, V2 क्या है मैंने आपको यही पहले ही बता दिया, V2 है सैचुरेटेड वेपर का। सैचुरेटेड वेपर का देखें, VG देखें 1.6941, ठीक है। तो पहले क्या आ जाएगा, 1.6941, ये रहा, सही है। फिर क्या आ जाएगा भाई, माइनस का V1, यहाँ पे माइनस का V1 है ना, तो यहाँ पे V1 पे देखिए सैचुरेटेड लिक्विड है, तो यहाँ से सिंपल आपने क्या करा भाई, सैचुरेटेड लिक्विड का देख लिया। इधर आपने ये वाला देखा, आपने क्या किया, सिंपल यहाँ पे, सॉरी ये जो है थोड़ा सा हो गया, हाँ, सिंपल यहाँ पे आपने क्या किया कि इसको माइनस करके ये आंसर निकाल लिया, जो कि आपके पास चेंज इन वॉल्यूम निकल के आ गया। यही सेम मेथड आप लोग एंथैल्पी के लिए यूज करें। बस क्या करेंगे, एंथैल्पी देखेंगे HF और HG, ठीक है। ये सैचुरेटेड लिक्विड पर होगा, ये सैचुरेटेड वेपर पर होगा, यही सेम मेथड है, ठीक है। ये हमारे पास एंथैल्पी आ गई, ये हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम आ गया। इस तरीके से करके हम लोगों ने ये क्वेश्चन को देखा। अब यहाँ से हम लोग VLM रीजन को स्टार्ट करें। ये जो VLM रीजन वाली वीडियो है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करूंगी, थोड़ी सी लॉन्ग हो रही है, ठीक है। अब हमने अभी तक कितना सीख लिया, अभी तक हमें ये पता चल गया है कि जब मेरे पास एक टेम्परेचर या एक प्रेशर गिवन हो और मुझे स्टेट बताई गई हो, और वो स्टेट इत्तेफाक से सैचुरेटेड लिक्विड या मिक्सचर या सैचुरेटेड वेपर, इन तीनों में से कोई एक निकले, तो मुझे A4 या A5 यूज करना पड़ता है। A4 टेम्परेचर गिवन हो जब यूज करना पड़ता है, और A5 प्रेशर गिवन हो जब यूज करना पड़ता है। ये कंक्लूजन अपने पास लिखे, पहली वीडियो का ये कंक्लूजन है। अब आप अपने ये जो कंक्लूजन है ना, ये सारे एक पेज पर लिखते जाएं, आखिर में आपको पता चलेगा कि प्रॉपर्टी टेबल्स बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे।